क्वेश्चन नंबर 23 और ये आपका बेसिक सैलरी 60,000 इंटू 12 7,20,000 60,000 इंटू 12 7,20,000। फिर उसके बाद आपका कमीशन 10 लाख रुपए का 1%, 10,000 रुपए आएगा ना, 10,000। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस दिया है आपको 10,000 पर मंथ, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, कितना आएगा 1,20,000। फिर उसके बाद आपको बोलता है बोनस 32,000, बोनस 32,000। उसके बाद है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ है, इंटू 12 कर देंगे 12,000, है ना। फिर उसके बाद आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस को आप ऐसे वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्चुअल HRA लिख लेंगे, कितना मिल रहा है उसको 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000 रुपए आ जाएगा ना। तो 1,20,000 रुपए आपका जो है, हाँ, उसके बाद माइनस विच एवर इज लेस, फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा एक्चुअल HRA जो आपका 1,20,000 होगा, माइनस दूसरा पॉइंट होगा आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट निकालोगे तो एक्चुअल रेंट दिया है क्वेश्चन में 14,000 रुपीज पर मंथ, 1,68,000 माइनस सैलरी का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी आएगा 7,20,000 प्लस कमीशन आएगा क्योंकि फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर है, प्लस आपका DA आएगा 1,20,000, तीनों को ऐड कर दो। बोनस इंक्लूड नहीं होता क्योंकि बोनस जो है हाउस रेंट अलाउंस में नहीं है। 8,50,000, 8,50,000 का 10% निकालोगे तो 85,000, 85,000 रुपए, यह आ जाएगा आपका 83,000। और थर्ड पॉइंट है मुंबई में रहता है इसलिए 50% ऑफ सैलरी, तो इसलिए आपका 8,50,000 रुपए का 50% 4,25,000। तो तीनों में कम कौन सा है आपका 83,000, तो 1,20,000 में से माइनस कर दो 83, तो 37,000 आपका जो है टैक्सेबल HRA आएगा। तो यहाँ पर HRA आप सीधा जो है 37,000 लिख सकते हैं। मैं आपको जो रूल लिखाया हूँ तो वहां पर लिखवाया हूँ मैं कि आपका जब HRA निकालना है तो वहां पर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, बस 3 चीजें, और बाकी बोनस कमीशन जो सारा चीज है ना वो हाउस रेंट अलाउंस है ना, सॉरी आपका रेंट फ्री हाउस और कंसेशनल हाउस रेंट में यूज होता है, नहीं HRA और प्रोविडेंट फंड में नहीं आता है। फिर उसके बाद आपका होता है एम्प्लॉयर पेड 1,000 टैक्स ऑन परक्यूसाइट्स लिखा है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ये नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको लीव ट्रेवल कंसेशन लिखा होगा, लीव ट्रेवल कंसेशन भी एग्जेम्प्ट
क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसको वो फुलफिल कर रहे हैं, है ना। तो जब वो जो रूल है गवर्नमेंट का जो छुट्टी देने का और घूमने जाने का, क्योंकि क्या होता है कि इनको एम्प्लॉय को साल में एक बार फैमिली के साथ इंडिया के अंदर कहीं पर भी जाने के लिए LTC वगैरह की छुट्टी मिलती है और उसके लिए उसका एम्प्लॉयर खर्चा करते हैं, तो उस कंडीशन में वो अमाउंट एग्जेम्प्ट है। इंडिया से बाहर अगर जाते हैं ना तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर कहीं पर भी जाते हैं, अपने होम टाउन भी अगर जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट का जो रूल है उसको फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर 50,000, क्योंकि पूरा पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पूरा टैक्सेबल होगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर 50,000, पूरा 50,000 रुपये टैक्सेबल। फिर उसके बाद उसको 14.5% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन इन RPF। अब यहां पर देखो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14.5% है और 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसका मतलब 2% टैक्सेबल होगा या 2.5%, तो 2.5% टैक्सेबल होगा। तो उसके लिए सैलरी का मीनिंग क्या निकलेगा, यही आएगा। RPF के लिए और आपका प्रोविडेंट फंड के लिए दोनों का सैलरी का मीनिंग सेम होता है, तो वहां पर भी सैलरी का मीनिंग बेसिक सैलरी प्लस DA अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन फिक्स % टर्नओवर होता है। इसलिए यहाँ पर भी 85,000 सॉरी 8,50,000 उसका 2.5% निकाल दो डायरेक्ट, तो 21,250 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन RPF 9.5% बोला है, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, ऐसा दिया है ना। टोटल कर दीजिए तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। $10,02,250, उसमें माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 50,000, 9,52,000, 52,250 टैक्सेबल सैलरी। आगे आंसर ऐसे बनाना है, इसलिए रूल याद होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 24, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी आ जाएगा, 11,000 इंटू 12 करेंगे तो 1,32,000 उनका बेसिक सैलरी होगा। फिर उसके बाद उसका DA ले लेंगे, DA 10,000 पर मंथ है तो 10,000 इंटू 12 कर लेंगे, 1,20,000 आ जाएगा। बाबा यहाँ टोटल में इंक्लूड होता है ना, लेकिन आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस आ जाएगा पूरा का पूरा 2,400 पर मंथ, तो 2,400 इंटू 12 28,800। फिर उसके बाद आपका HRA, तो अभी फिर इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेंगे अपन लोग। एक्चुअल HRA कितना रिसीव हो रहा है, ये भी आपका जो है 4,800 पर मंथ है, तो 4,800 इंटू 12 57,600 माइनस विच एवर इज लेस। पहला आपका आ जाएगा एक्चुअल HRA, एक्चुअल HRA 57,600। सेकेंड आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल रेंट आपका जो है वो पे कर रहा है, क्वेश्चन के नीचे में लिखा है 6,000 रुपये पर मंथ, तो 72,000 माइनस सैलरी का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका बेसिक सैलरी आएगा 1,32,000, क्योंकि DA दिया लेकिन अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है और कमीशन फिक्स % ऑन टर्नओवर भी नहीं है,
इसलिए यहाँ पर सिर्फ बेसिक सैलरी आएगा 1,32,000 का 10% 13,200, तो कितना आ जाएगा 58,800, 58,800। और थर्ड है वो मेरठ में रहता है इसलिए 40% ऑफ सैलरी, तो 1,32,000 रुपए का 40%, 52,800। तो तीनों में कम क्या दिख रहा है 52,800, है ना। तो 52,800 माइनस कर दो तो आपका 4,800 आएगा। तो 4,800 आपका एचआरए टैक्सेबल होगा, एचआरए आपका टैक्सेबल होगा 4,800। उसके बाद उसको प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन लिखा है, कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, तो उसके लिए भी बता दिया है 14% कंट्रीब्यूशन है, 12% एग्जिम्ट होता है, मतलब 2% टैक्सेबल होगा, है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी सैलरी का मतलब यही आएगा 1,32,000, है ना। तो 1,32,000 का डायरेक्ट आप 2% निकाल दो, 2,640, इंटरेस्ट का कोई लफड़ा नहीं है, स्मॉल कार दिया हुआ है और उसका पूरा खर्चा कंपनी बेयर करता है, तो 1,800 है इंटू 12, 21,600, 21,600, और कुछ नहीं है। टोटल कर दीजिए तो आपका ग्रॉस सैलरी आ जाता है 2,01,840, 2,01,840। उसमें से माइनस कर देंगे, कुछ गलत बता रहे हैं यार, आंसर तो गलत आ रहा है। हाँ तो भी नहीं आएगा, 3,09,000, 3,09,840, इसमें माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। बहुत सही, 2,59,840, ये सही जवाब है। नहीं आप महान हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन एक वर्किंग नोट बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में पहले एक वर्किंग नोट रहेगा, उसमें देखोगे कि उसका जो सैलरी है वो 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 22,000 पर मंथ उसका सैलरी रहेगा। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2018 उसका सैलरी जो है वो 22,400 हो जाएगा पर मंथ। फिर 1 जनवरी 2019 22,800, फिर 1 जनवरी 2020, है ना, 23,200, 400 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2021 ये हो जाएगा आपका 23,600। ये हुआ ना। अपने को 2021 के सैलरी चाहिए क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 2020-21 है और 21-22 हमारा असेसमेंट ईयर है। अब ये देखोगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, एक साल होता है। जनवरी, फरवरी, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये हमारा 2020 है यहाँ पर, ये 2021 है यहाँ पर, ऐसा ना, क्योंकि 1 जनवरी से डेट आपका बदल जाता है। हमारा अकाउंटिंग ईयर ये है आपका फाइनेंशियल ईयर। अब हर साल 1 जनवरी को आपकी सैलरी बढ़ेगी। इसका मतलब 1 जनवरी 2020 से आपका सैलरी कितना हो गया, 23,200 हो गया। तो 23,200 आपको पूरा दिसंबर तक मिलेगा। जैसे 1 जनवरी 2021 आएगा वहां से सैलरी 23,600 हो जाएगा। इसका मतलब आपको यहां से यहां तक दिसंबर तक 23,200 इंटू 9 मंथ, और यहाँ इसके बाद आपका सैलरी आएगा 23,600 इंटू 3 मंथ।
ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि सैलरी उसी महीने डी हो जा रही है, जनवरी का जनवरी में, फरवरी का फरवरी में, मार्च का मार्च में, अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में, जून का जून में, जुलाई का जुलाई, उसी महीने सैलरी मिल जा रहा है, इसलिए दिसंबर का दिसंबर में मिल जाएगा। इंक्रीमेंट जनवरी में होगा और जनवरी से उसका जो सैलरी बढ़ेगा वो जनवरी, फरवरी, मार्च, और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा 31 मार्च। इसलिए 9 महीने तक आपको 23,200 रुपये सैलरी मिलेगी और उसके बाद 3 महीना आपको 23,600 रुपये सैलरी मिल जाएगी। तो यहां पर जब हम लोग बेसिक सैलरी लिखेंगे तो 23,200 इंटू 9 और 23,600 इंटू 3 कितना आएगा? 2,08,800, 70,800 दोनों मिला के टोटल बेसिक सैलरी 2,79,600 ये आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। 2,79,600 आपका बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीए। डीए बोलता है 50% जो है ना, 50% रहेगा सैलरी का, तो डीए ले लो। तो डीए लोगे 2,79,600 का 50%, 1,39,800। फिर उसके बाद 15,000 पर मंथ है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लेंगे 15,000 इंटू 12, 1,80,000, 1,80,000 रुपये। फिर उसके बाद आ जाएगा ही रिसीव आल्सो द हाउस रेंट अलाउंस 3,200 फॉर द, है ना, फ्रॉम द कंपनी। ही हैज टेकन फ्लैट ऑफ रेंट 8,000 पर मंथ, ये इसका एक्चुअल रेंट है। तो यहाँ पर आपको हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, HRA। अब HRA निकालोगे, HRA निकालोगे तो वहां पर आपका आ जाएगा एक्चुअल HRA रिसीव, कितना रुपए रिसीव कर रहे हैं सैलरी अपन लोग, 3,200 रुपए पर मंथ। तो 3,200 इंटू 12 कितना, 38,400 माइनस विच एवर इज लेस। पहला आ जाएगा आपका एक्चुअल HRA 38,400, सेकेंड आएगा आपका एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट दिया है क्वेश्चन में आपको 8,000 पर मंथ, तो 8,000 इंटू 12 96,000 माइनस सैलरी में आपका सिर्फ बेसिक सैलरी आएगा, क्योंकि डीए अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट बोला है क्या है, कहाँ दिया है। उसके लिए आपको एक नया चीज और पता चलेगा। अभी तक आपको क्या पता चलता था, या तो क्लियर मेंशन होना चाहिए कि अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट लिखा हो, दूसरा ये बता दिया था कि दूसरा वर्ड यूज होता है फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स करके, है ना। तीसरा चीज अब आपको ये पता चलेगा कि जहां पर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ लिखा होगा वहां पर बेसिक सैलरी और डीए का 8.33% दिया हुआ है। देखो लिखा है क्वेश्चन में, द कंपनी एंड एम्प्लॉई ईच कंट्रीब्यूट 8.33% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। जब वो कंट्रीब्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब वो अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट है, तभी तो कंट्रीब्यूशन में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर दिया है कि बेसिक सैलरी और डीए का 8.33% कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब वो अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, तभी उसकी सैलरी में ऐड हो रहा है वो। तो ये चीज आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, मतलब आपको क्लियर मेंशन भी नहीं है कि वो है। दूसरा चीज, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला वर्ड भी यूज नहीं किया है, लेकिन उसने कहां पर हिंट दे दिया है कि कंट्रीब्यूशन में इंक्लूड हो रहा है आरपीएफ में, इसका मतलब वो अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए हाँ,
इसलिए यहां पर आपको जब सैलरी का 10% निकालेंगे तो बेसिक सैलरी और डीए दोनों को ऐड करके उसका 10% निकालेंगे। क्लियर? टोटल करो इसको, बेसिक सैलरी और डीए को। फोर लैख 4,90,400, उसका 10%। 40 मास को हटा लिया करो, माइनस करिए दोनों को। 54,060। हाँ 54,060। और उसका फिर आप कहाँ रहता है वो? मुंबई, चेन्नई में है, तो 50% ले लेंगे, तो 50% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर आपका 4,19,400 का 50% ले लो। $4,19,400 का 50%, 2,09,000। तीनों में कम आपका कौन सा आ जाएगा? 38,400, इसलिए आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 0। तो HRA आपका आ जाएगा 0। हाँ 0 प्रूफ करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको। 0 अगले शून्य खोजा भारत ने, तभी तो करोड़ों अरबों बन पाए हैं। बात करते हैं लोग भारत की खोज है 0 है, और बिना 0 के तो एक नंबर का भी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस है ना। यहाँ पर समझ आ गया यहाँ तक। अब आता है आपका कार का कैलकुलेशन, है ना। कार के बारे में क्या अच्छा है, क्या मिला हुआ है आपको? स्वीपर, कुक एंड गार्डनर, 3 चीज और मिला हुआ है, और तीनों का सैलरी जो है वो 200 रुपीज पर मंथ ईच लिखा हुआ है भाई, है ना। तो स्वीपर का सैलरी लिखेंगे अपन लोग, तो 200 इंटू 12 2400 रुपए। गार्डनर इसका भी 200 इंटू 12 2400 रुपए। कुक इसका भी 200 इंटू 12 2400 रुपए। यहां पर आगे उसके बाद आपको बोलता है ही हैज बीन प्रोवाइडेड द 2 मोटर कार, लार्ज एंड अदर इज स्मॉल, द कार आर यूज्ड इन द पर्सनल यूज आल्सो, ऐसे लिखा हुआ है। और कंपनी बेयर द एक्सपेंसेस फॉर ओनली ऑफिशियल यूज। द कास्ट ऑफ लार्ज कार इज 6 लाख एंड स्मॉल कार इज 3 लाख, और एक्सपेंसेस दिया 80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें 2 कार मिला है, एक लार्ज कार है, एक स्मॉल कार है। दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया है आपको 6 लाख और 3 लाख रुपए। लार्ज कार का 6 लाख, स्मॉल कार का 3 लाख। और उसके बाद उसका एक्सपेंसेस दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द कार, एक्सपेंसेस दिया है इसका 80,000 है, और लार्ज कार का, स्मॉल कार का 60,000 है। अभी बता दिया है कि दोनों काम में यूज होता है ना, दोनों काम में यूज होता है, लेकिन कौन सा कार ऑफिशियल है, कौन सा कार पर्सनल है ना, वो हम लोग को इसमें क्लियर नहीं है। तो कार के लिए क्या है, रूल कहीं पर भी क्लियर नहीं है, हम अपने हिसाब से मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं उसका भी कारण क्या है कि इसमें जब कार का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए लगाना पड़ता है डेप्रिसिएशन ऑन कार, और वो भी लगाना पड़ता है 10% पर एनम के रेट से। कितना परसेंट लगाना पड़ता है? 10% कार में। तो आप देखोगे कि इसका जो कॉस्ट है लार्ज कार का वो 6 लाख है, तो 6 लाख का 10% 60,000 रुपये होगा, है ना। और स्मॉल कार का 10% 30,000 रुपये होगा। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया है कि लार्ज कार में 80,000 एक्सपेंस होता है मेंटेनेंस में, और इसमें 60,000 होता है, दिया है क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस मिला के 1,40,000 रुपये खर्चा होता है, और इसमें जो है वो 90,000 रुपये खर्चा होता है।
होता है। अब यहाँ पर हमको डिसीजन लेना है कि कौन से कार को पूरा पर्सनल यूज के लिए मान लेना है और कौन सा कार जो है वो दोनों पर्पस में इस्तेमाल होना है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो स्मॉल कार है ना उसको पूरा पर्सनल यूज के लिए मान लेते हैं और इसको हम लोग बोथ पर्पस के लिए मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लार्ज कार को मान लेते हैं पर्सनल यूज के लिए तो इसका अमाउंट टैक्सेबल ज्यादा हो जाएगा, 1,40,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। इसको अगर आप मान लेते हैं दोनों बोथ पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो इसमें जो हमारा रूल है 600, 800, 1800 वाला वो अप्लाई होगा और इसमें ये जो कॉस्टिंग है 90,000 रुपए ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि किसी एक कार को ही आप जो है अपने ऑफिशियल और पर्पस दोनों के लिए मान सकते हैं और एक कार जो है पूरा पर्सनल पर्पस के लिए मान सकते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है कि जिसमें एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहा है उसको आप बोथ पर्पस के लिए मान लीजिए, है ना, और जिसका कॉस्टिंग जिसमें एक्सपेंसेस कम है उसको पर्सनल के लिए मान लीजिए, बीच एवरेज लेस पर्सनल के लिए, ठीक है ना। तो 90,000 रुपए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा और ये लार्ज कार है और उसका खर्चा कौन बेयर करता है, क्या लिखा है क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। कंपनी हैज बेयर द एक्सपेंसेस फॉर ओनली फॉर ऑफिशियल यूज, मतलब पर्सनल को एम्प्लॉय खुद बेयर करता है। तो लार्ज कार है और उसको वो खुद बेयर करता है तो इसका मतलब यहाँ पर उसको जो है 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपका 10,800 रुपए इसका टैक्सेबल होगा। तो लार्ज कार में 10,800 और स्मॉल कार का आपका 90,000, दोनों मिला के 1,08,000 रुपए आपके लिए टैक्सेबल होगा कार, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी कार है अगर ऐसा कॉस्टिंग दिया हुआ है तो जिसमें एक्सपेंसेस कम आते हैं उस वाले कार को पूरा पर्सनल यूज के लिए मान लेना है और बाकी जो कॉस्टली कार है जिसमें खर्चे ज्यादा आते हैं उसको ऑफिशियल और पर्पस दोनों के पर्सनल दोनों के लिए मान लेना है ना। फिर उसमें जो अपना रूल है कार का वो लगाना है और बाकी जो फुल्ली पर्सनल माने हैं उसका पूरा एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब कार एक्सपेंसेस आप लिखेंगे तो कार के लिए आ जाएगा आपका एक 10,800 प्लस 90,000, तो आपका 1,08,000 पूरा टैक्सेबल होगा। सॉरी 1,08,000 ना, ये पूरा टैक्सेबल होगा 1,08,000 रुपए। उसके बाद आपको बता दिया है कि कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 8.33% है, ये तो हमारा 12% तक एग्जिम्ट होता है इसलिए पूरा पूरा एग्जिम्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 8.33% दिया है, ये पूरा का पूरा एग्जिम्ट। और उसके बाद बोलता है आपको क्वेश्चन में कंपनी हैज एंटाइटल्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द हिम टू पे टैक्स फ्री सैलरी, सो कंपनी हैज पेड 50,000 इनकम टैक्स पेबल बाय हिम। कंपनी क्या कर रहा है कि उसको इनकम टैक्स फ्री सैलरी देने का गारंटी दिया है तो उसका जो टैक्स बन रहा है 50,000 रुपए उसको भी कंपनी पे कर रहा है तो उसके लिए टैक्सेबल हो गया ना, इनकम हो गया। हाँ, तो इसके लिए आपका जो है इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी 50,000 सबको ऐड कर दो, आपका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। $7,57,400, उसमें से माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपका टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा 7,07,400 रुपए आंसर।